शुरू हो गई है। मन हो तो कागज की कश्ती छोड़ आइए, पानी में देख कर भी अच्छा महसूस करेंगे आप सब कुछ। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल शब्दवेली पर। जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था कि हम जरूर मिलेंगे, जुड़ेंगे, एक नई किताब के साथ हम बातें करेंगे। तो आज हमारे साथ है पेपर बोट, जिसे लिखा है अमृतेश जी ने। तो जी मैं कह रही थी कि बारिश शुरू हो गई है, तो जैसा कि अमृतेश जी की पेपर बोट को पढ़ते हुए महसूस किया जा सकता है। हालांकि पेपर के इस बोट में अगर आप सवार होते हैं तो डरना लाजमी है। हालांकि बोट जो है कागज की है तो डूबना तो है ही ना, तो फिर ना डूबे इतराए तो इश्क कैसा, है ना। बहरहाल हम बात करते हैं अमृतेश जी की नई किताब पेपर बोट के बारे में। तो 10 कहानियों का संग्रह है ये किताब, और इसमें किंडल द्वारा 2019 में आयोजित प्रतियोगिता पेन टू पब्लिश के तहत दादू भी मॉल जाएंगे को भी शामिल किया गया है। ये कहानी दूसरी सर्वश्रेष्ठ कहानी चुनी गई थी। जी हाँ, तो बाप बेटे के रिश्ते में बढ़ती हुई दूरियां, संवादहीनता और इसमें पीसते घर के अन्य लोग। इसकी कहानी है माता पिता की दूरदर्शिता और उसके द्वारा लिए गए निर्णय का प्रभाव दूरगामी होता है। देर सवेर हो सकती है लेकिन बच्चों के समझ में आ जाती है। तो दादू भी मॉल जाएंगे, जैसा कि शीर्षक से ही पता चल जाता है, इसमें एक बच्चा तो जरूर होगा। तो बचपन और वृद्धावस्था दोनों ही मिलकर जो कहानी का तालमेल आगे बढ़ा है वो देखते ही बनता है। बचपने में जो बोलती थी तोतली जुबान, उसके साथ दादा भी तुतलाने लगते हैं। मिश्रा जी कहते हैं अले मेरा लाजा बेटा, दादा के छत जाएगा, तो वो तोतली जुबान पढ़ते पढ़ते पाठक भी तोतले हो जाते हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत है। अनुभव कहता है कि वाकई चुनी गई सर्वश्रेष्ठ कहानियां ऐसी ही होती है, धीरे धीरे आपके मन में घर कर जाती है। तो चलिए हम बात करेंगे इसमें जो 10 कहानियां हैं उसके बारे में। मैं बारी बारी से हर एक कहानी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ तो बताऊंगी आपको जरूर। तो कहानी संग्रह की जो दूसरी कहानी है ना, पेपर बोट है। तो पेपर बोट जो शीर्षक है वो किताब का भी शीर्षक है। वैसे भी कहते हैं कि चित्रकार से सुंदर कहानीबाज कोई नहीं, ना बोलते हुए भी सब कह देना चित्रकार के ही हाथ में होता है ना। तो विकास योरान जी ने बहुत अच्छा काम किया है। वाकई पहाड़ों की खूबसूरती में कई प्रेम कहानियां जन्म लेती है और कई वहीं घाटी में विलुप्त हो जाती है। तो उत्तराखंड के चमोली में एक समय आई थी भीषण आग, उसी के इर्द गिर्द लिखी गई ये कहानी है, जहाँ पर अभी अभी जो अंकुरित हो रहा था प्रेम, वो एक एक वादे को कागज की नाव बना रहा था, सांसें ले रहा था। नाव बनते ही अचानक से डूब जाती है ना। तो प्राकृतिक आपदा के साथ यह प्रेम का छूट जाना आपको कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ दे रहा होता है। अगली कहानी चलते हैं तो ये कहानी सोचने पर मुझे मजबूर करती है। इस पूरी 10 कहानियों के संग्रह में मैं बहुत अधिक मुझे मजा आया पढ़ने में। मैं कनेक्ट कर पाई कि एक दिलफेक लड़का, आज्ञाकारी बेटा, हसीनाओं के दिलों पर राज करने वाला, लेकिन कभी किसी के साथ वो गलत नहीं करता और हर रिश्ते का भरपूर सम्मान करता है। बिल्कुल। और कहानी का शीर्षक है, नाम में क्या रखा है। कैरेक्टर का नाम होता है सिद्धार्थ गिरी। तो ये जो सिद्धार्थ गिरी है, इसके नाम में बहुत कुछ रखा है। ये तो आपको पढ़ते वक्त महसूस होगा। कहानियां मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो कहानी पढ़ते हुए आपको हंसी आएगी, साथ ही आप सोच में भी पड़ जाएंगे क्या वास्तव में ऐसा होता है या हो सकता है। पर सच कहूं तो ऐसा होता है। आजकल के जो रिश्ते हैं ना, कोई कमिटमेंट नहीं चाहते, दोनों में से कोई नहीं चाहता लेना देना कमिटमेंट। ये अच्छा भी है और बुरा भी। जब तक रिश्ते में मर्यादा हो तो ठीक है। इसी पेपर बोट की ही पहली कहानी जो है दादू भी मॉल जाएंगे, उसमें एक किरदार होता है मल्होत्रा जी का, जो ये कहता है मिश्रा जी से, खुले विचार होने का ये मतलब नहीं होता है कि आप अपने संस्कार भूल जाओ। खुले विचारों का मतलब खुली सोच होती है, जिसे जकड़ा नहीं जाना चाहिए। हालांकि एक सवाल मन में बार बार आता रहा कि जितनी आसानी से लड़के अपने बारे में बता देते और साथ में ये जता भी देते कि उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी, क्या लड़की इतनी आसानी से कह पाती है? नहीं कह पाती है ना। अगली कहानी है इसकी खुरेजी खास। खुरेजी खास की जो घटना है ना, आम दिनों की भांति ही चलती है। इस धर्म की राजनीति के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी बुनी गई है, लिखी गई है। और एक इसमें लिखा गया है, और एक इसमें बहुत ही सुंदर लाइन है इस कहानी में कि जिंदगी में फुर्सत के पल बहुत कम मिलते हैं, मगर जब भी मिले उनमें से कुछ को तो बेफिक्री से जी ही लेना चाहिए।
ये संवाद व्यंग तो करते ही है, साथ ही सोचने को भी मजबूर करते हैं। कहानी में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम पाते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। ये कहानी में भी घुस गया। तो न्यूटन का तीसरा नियम भी यही कहीं घूमता हुआ दिखता है, सबसे अलग लेकिन सबसे जुड़ा। घर के झगड़े अगर मन में घर करने लगे तो समझो किसी तीसरे की सामत आने वाली है। हाँ, होता भी यही है। रमेश और सुधा के झगड़े का असर राम बालक पर होता है और इसकी कीमत उसे खून देकर चुकानी पड़ती है। अब किसने किसको क्या दिया, साथ ही ये न्यूटन का तीसरा नियम कहाँ लगा, ये तो आपको कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा, है ना। तो यहाँ से हम आपको सीधे लेकर चलते हैं पोर्ट ब्लेयर, समंदर का किनारा। समंदर अक्सर बहुत कुछ बहा ले जाता है पर कई बार दे भी जाता है, लेकिन वहां जो बच जाता है, जो टूटे हुए लोग रह जाते हैं, उसके दर्द पर अक्सर मलहम लगाने का भी काम करते हैं। खुद के साथ गलत होने पर लंबे समय तक कोसते रहने के बाद भी उसके साथ गलत होता देख जब मीनाक्षी मिला जाती है और सही का साथ देती है ना करते हुए दोबारा प्यार में पड़ती है। कहानी पढ़ते हुए हम सोचते हैं कि हाँ, इंसानियत तो अभी भी जिंदा है। एक अगली कहानी है, कहानी का शीर्षक है 21वीं सदी का हल्कू। चूंकि शीर्षक हल्कू होने की वजह से हमारे मन में सीधा प्रश्न कौन देता है, मुंशी प्रेमचंद का हल्कू? हाँ, लेखक ने शुरुआत में ही ये भी साफ कर दिया स्पष्ट तौर पे कि हल्कू जो नाम है वहीं से लिया गया है। तो मन में कहीं ना कहीं उस हल्कू का किरदार जो है ना जीवित हो जाता है। लेकिन ये हल्कू, ये 21वीं सदी के हल्कू से बिल्कुल अलग है। सच में ये हल्कू जो है कहीं भी दिख जाएगा आपको, सड़कों के किनारे, रेल की पटरियों पर, फटता हुआ स्टेशन पर, अलग अलग तरह सोचने को मजबूर करता है। अब कहानी पढ़ते हुए बहुत खो जाते हैं, तो कहानी में उतरते हुए आपको ये महसूस हो जाएगा ये हल्कू तो वास्तव में ठगा गया है, संवेदनहीन समाज द्वारा। और आए दिन न्यूज चैनल और समाचार पत्रों में कई हल्कू की अतरियां सर रही होती और किडनी गायब होती है। मंटो की एक पंक्ति है, सिगरेट पीने से औरत के भी फेफड़े ही खराब होते हैं, किरदार नहीं। ये बिल्कुल उपयुक्त बैठता है अगली कहानी अपॉइंटमेंट लेटर पर। क्योंकि मेरे इस पंक्ति से आपने अंदाजा अब तक लगा लिया होगा कि नायिका जो है सिगरेट पी रही है, आधुनिक है ये, पर ऐसा कुछ नहीं है। कई बार आप उस समाज में रहते हैं, उस जगह रहते हैं जहाँ अच्छे लोगों के साथ बुरे लोग भी होते हैं, उसके साथ जब आपका उठना बैठना होता है तो खुद को बचाने के लिए भी थोड़ी बहुत गंदगी लगनी लाजमी है। इस कहानी में वर्षा और अजय के प्रेम कहानी में कई उतार चढ़ाव आते हैं, समाज की सोच के विपरीत घटती है घटना। कहीं ना कहीं लड़की हूं तो क्या हुआ इस मिथक को तोड़ती है। सेल्समैन की नौकरी में दिन रात पीसना, कथानक में 90 का दौर। वर्षा कहती है एक जगह कि मुसीबतों का पहाड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना, हिम्मत से सामना करके हम उसे पार कर सकते हैं। कहानी वर्षा की नजर में निखरती है, लेकिन सच कहूं तो अजय के पिता की नजर में ही पूरी होती है। बाकी कहानी बहुत खूबसूरत है। और दो अन्य कहानी भी है, किराए का घर और गुरनील दलवी में समानता ये है कि दोनों ही बहुत छोटी है लेकिन स्थिति जन्य है। महानगरों में किराए के घर में रहना जैसे जेल में रहना है। गुरनील और दलवीर की छोटी सी प्रेम कहानी में पंजाबी भाषा का जो पुट है, संवाद है, सुंदर लगता है, लेकिन हिंदी भाषियों के लिए टेढ़ी खीर है। तो ये तो हो गई 10 कहानियों की बात। अब मैं पूरी किताब की बात करूं तो अमृतेश जी की कहानियों में एक खास बात हमेशा दिखती है कि सरलता। कैसे सरल संवाद से पाठकों के मन तक उतरना है उन्हें बखूबी आता है। साइकिल की चेन से लेकर दूसरी किताब पेपर बोर्ड तक का सफर उन्हें और भी अधिक लोगों से जोड़ता है। छोटी छोटी कहानियों पर पकड़ उन्हें औरों से अलग करता है ना। अपनी बातों को कहते हुए उपमानों का जोड़ना उनके कहानियों की खूबसूरती रही है। चाहे वो किरदार सिद्धार्थ गिरी का हो या अनवर का, हर किरदार में एक खास रिश्ता बन जाता है पाठकों का।
कहानी के नायक या नायिका का चरित्र चित्रण इस ढंग से लिखा गया है कि आप पढ़ते हुए बस उसके ही नजरिए से स्थिति का अवलोकन करने लगते हैं और सही मानने लगते हैं, भले ही चाहे वो नाम में क्या रखा है सिद्धार्थ गिरी का चरित्र हो या दूसरी औरत में मीनाक्षी का चरित्र या फिर पेपर बोट की जया द्विवेदी का चरित्र हो। विरोधाभासी चरित्र होने के बावजूद भी न्याय संगत प्रतीत होते हैं। खासकर 22वीं सदी में ये जानते हुए कि समाज के स्वरूप का ही कहानी में चित्रण किया गया है, यहाँ पर लेखक की कलम को शाबाशी देनी होगी कि वो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोगों की नब्ज पकड़ने में कामयाब रहे हैं। अधिकतर कहानी किसी न किसी सामाजिक घटना और प्राकृतिक आपदा के केंद्र में ही लिखी गई है। अगर कहानी में कुछ बातें आपको उद्वेलित करती है तो वो ये कि इतने सालों तक विवेक का सच से अछूता रह जाना। हाँ, मीनाक्षी के पास ही तृषा का क्यों आना, कुसुम और शेखर का इतनी आसानी से मान जाना, अनवर का लंबे समय तक कपिल के साथ होना, ऐसी कई चीजें पूरी तरह से फिक्शन स्टोरी जो होती है ना वो कही जा सकती है। कहीं कहीं आपको आमतौर पे ऐसा लगेगा जैसे हम फिल्म में देख रहे हैं। ऐसा होता है क्या वास्तव में? शायद नहीं, और शायद हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये आपको महसूस होगा, परंतु यही बातें आपको पाठक के तौर पर कहानियों से जोड़ती हैं। आप किरदारों के साथ हंसते हैं, खेलते हैं। हाँ, कहानियां पढ़ते हुए आप मजे में जरूर होंगे, ये मेरी गारंटी है। अधिक दिमाग की कसरत नहीं होगी और मन भी तरोताजा हो जाएगा। किताब जो है सृजा पब्लिकेशन से आई है। किताब का मूल्य 225 रुपए है, लेकिन अमेजन, फ्लिपकार्ट, साहित्य रूसी और बुक डिपो कई जगह उपलब्ध है और आपको बहुत ही कम मूल्य पर ये प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो आजकल ऑफर्स भी तो कितने निकलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी पेपर बोट पढ़े आप, और बारिश के समय में आनंद उठाएं इस बोट का, मजा आएगा आपको। सच में कहानियां निराश नहीं करेगी, अच्छा लगेगा, कुछ अलग सा पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद आपका। तो मैं मीनाक्षी शुक्ला अब चलती हूँ, विदा लेती हूँ। मिलती हूँ फिर किसी अगली किताब की समीक्षा में या किसी वीडियो में या किसी लाइक्स में। जाते जाते आपकी अमूल्य प्रतिक्रिया हमारी समीक्षा के बाद जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही चैनल तो आप सब्सक्राइब करेंगे ही। तो पेपर बोट के अमृतेश जी को हार्दिक शुभकामनाएं किताब की।